हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 10th क्लास है और 10th क्लास के अंतर्गत हम लोग आपका जो है मुद्रा एवं साख को पूरा चैप्टर को बहुत अच्छे से देख चुके हैं। आज हम लोग उससे अगले चैप्टर पर पढ़ेंगे, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी कि आपका ग्लोबलाइजेशन क्या है, किसको आप वैश्वीकृत कहेंगे और उसका भारतीय अर्थव्यवस्था से क्या मतलब है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, आज हम आपका नया चैप्टर प्रारंभ करने वाले हैं और चैप्टर नंबर 4 आपके सामने है, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। उसमें एक शब्द आया है ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं वैश्वीकरण। और बहुत बार आपको देखने के लिए मिलेगा कि चीजें आपके ग्लोबलाइज हो रही हैं, ग्लोबलाइजेशन से ये इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था से, और ग्लोबलाइजेशन ने भारतीय अर्थव्यवस्था के समाज को बदल दिया है। भारतीय महिला ग्लोबलाइजेशन के साथ ऐड हो रही हैं। हमको ग्लोबलाइजेशन के अनुसार ही अपनी अर्थव्यवस्था को मूव कराना चाहिए। डिजिटल आज की तारीख में ग्लोबलाइजेशन की मांग है। ऐसे ना जाने कितने शब्द और कितनी हेडलाइन आपने न्यूज़पेपर अखबार में पढ़ी होंगी। क्लियर है? तो आज सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। देखिए, आज के विश्व में उपभोक्ता के रूप में हमसे कुछ कुछ के सामने वस्तु और सेवा के विस्तृत विकल्प हैं। कह रहे कि हमारे सामने जो उपभोक्ता है, अगर आप उस उपभोक्ता को देखते हैं तो कुछ आपके सामान और वस्तुओं के विस्तृत क्या है, हमारे सामने विकल्प हैं। बहुत सारे विकल्प हमारे सामने रखे हुए हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम खोज सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं। विश्व के शीर्ष स्थल निर्माताओं द्वारा डिजिटल कैमरे, मोबाइल फोन और टेलीविजन की नवीनतम मॉडल हमारे लिए सुलभ है। और कह रहे हैं कि हमारे लिए, चाहे वो आपका डिजिटल कैमरे हो, मोबाइल फोन हो, ये सारी चीजें हो, ये सब नवीनतम हमारे लिए सुलभ है। हमेशा भारत की सड़कों पर गाड़ियों के नए मॉडल देखे जा सकते हैं। वे दिन गुजर गए जब हम भारत की सड़कों पर केवल एम्बेसडर या फिटर एक्ट की कारें देखते थे। एक समय आपने देखा होगा कि खास कर 90 के दशक का समय है, आप लोग तब नहीं पैदा हुए होंगे, लेकिन जो आपके फादर वगैरह हैं उन लोगों ने वो दौर बाप का देखा होगा। सड़कों पर या तो आपको एम्बेसडर कार दिखाई देती होगी, या आपको जीप दिखाई देती होगी, या आपको मार्शल दिखाई देती होगी। ये उस समय की बड़ी लग्जरियस कार थी। लेकिन आज के समय में आप देखोगे इन कार की कोई अहमियत नहीं बच गई है। क्या कोई अहमियत दिखाई दे रही है? आज का समय BMW, मर्सिडीज, क्लियर है, रोल्स रॉयस जैसी हायर क्लास ने उसको लिया है। ठीक, लेकिन एक समय था कि ये अपने आप में ब्रांड के रूप में बड़ी फेमस थी और भारत की एक अच्छी क्लास के रूप में दिखाती थी। आज भारतीय विश्व की लगभग सभी शीर्ष कंपनी द्वारा निर्मित कारें खरीद रहे हैं। अनेक दूसरी वस्तुओं के ब्रांड भी इस प्रकार तीव्र वृद्धि देखी जा सकती है कि कमीजों से लेकर टेलीविजन और प्रशंसित के फलों के रस तक। और आप देख रहे हैं, आपको इसमें बड़ा चेंज दिखाई देगा कि हम दूसरी वस्तुओं के जो ब्रांड है, ब्रांड का मतलब क्या होता है। ठीक, एक शब्द आता है आपको हमेशा आपको देखने के लिए मिलेगा, ब्रांड या ब्रांड। ब्रांड होता क्या है? ब्रांड एक ऐसा विश्वसनीय चीज होती है कि जिस पर आप क्या कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई मोबाइल खरीदा, आप सैमसंग का मोबाइल लेते हैं, आप एप्पल का मोबाइल लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि आप उसको बोलते हैं कि हमें विश्वास है इसमें, इसकी टेक्नोलॉजी पर, इसके सॉफ्टवेयर पर, इनकी चीजों पर। और आप सबको आप मिलकर कहते हैं कि आप क्या करिए, सैमसंग ले लीजिए। आप क्या कहते हैं, आईफोन ले लीजिए, एप्पल ले लीजिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि आप जानते हैं उसको, कि अगर आप उसको यूज करते हैं तो आपको बिलीव है कि जिस मानक के साथ आप, जिस सोच के साथ चीजों को ले रहे हैं, प्रोडक्ट को, वो आपकी उम्मीद पर बिल्कुल वैसे ही खरा उतरेगा। अब देखिए, आज के समय में आप देखेंगे नई नई कमीज के ब्रांड है, नई नई टेलीविजन के ब्रांड है, और नई नई फूड प्रोसेसिंग जो आपकी इंडस्ट्री है वो आपकी डेवलप हो रही है। क्लियर है? यह आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक,
हमारे बाजारों में वस्तुओं की बहुविकल्पीय अपेक्षाकृत नवीन परिघटना है। आप बाजार में आप एक चीज खरीदने जाइए, आज उसके 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। बाजार में कोई भी एक चीज खरीदने जाइए तो उसके 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको मार्केट में। ये स्थिति है, ठीक। 2 दशक पहले, यानी 2 दशक का मतलब 20 साल पहले, दशक होता है आपका 10 वर्ष का। अगर कहीं आपको लिखा मिले तो सिंपल सा मीनिंग है कि वो आपकी बात कर रहा है 10 वर्ष की, ठीक। आपको भारत के बाजार में वस्तुओं की ऐसी विविधता नहीं थी, यानी कि 20 साल पहले ऐसी स्थिति आपको वस्तुओं की नहीं दिखाई देती। कुछ ही वर्षों में हमारा बाजार पूर्णतः परिवर्तित हो गया, और कह रहे हैं कुछ ही वर्ष ऐसे लगे कि जो हमारी मार्केट थी वो टोटल आपका पूरी क्या हो गई, आपका चेंज हो गई, ठीक। हम इस तीव्र परिवर्तन को कैसे समझ सकते हैं, और कह रहे जो आपका बहुत तेजी से जो आपका परिवर्तन हुआ इसको हम कैसे समझ सकते हैं, ऐसे कौन से कारक हैं जो इन परिवर्तनों को ला रहे हैं, और कह रहे हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इन चेंजेस को ला रहे हैं कि आपको एक चीज खरीदने जाइए उसके 10 आर्टिकल आपको मिलते हैं। पहले आप देखिए 10-20 साल पहले, आज का 20 साल पहले अगर आप देखेंगे कोई आप जींस लेने गए तो जींस के नॉर्मली 4 कलर आपको मिलते थे, ठीक। लेकिन आज देखिए उसी जींस में आपको 10-15 कलर मिलेंगे, 10-20 पैटर्न मिलेंगे, और ना जाने कितने डिजाइन आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब शूज खरीदने जाइए, पहले 2-4 शूज आपके नॉर्मल चलते थे, 10 मुश्किल से, आप आज आपको 1000 मॉडल मिलेंगे शूज में भी। तो ये विविधीकरण कैसे आया, ये आपके मल्टीपल चॉइस कहां से पनप रही है, ऐसा क्यों हो रहा है कि पहले इतनी चीजें कम थी, आज उनकी वैरायटी बढ़ती जा रही है। क्लियर है। और ये परिवर्तन लोगों के जीवन में किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं और कैसे इनका आपका इंपैक्ट हो रहा है, आप इसको भी देख सकते हैं। इस अध्याय में हम इन्हीं प्रश्नों पर विचार करेंगे। क्या करेंगे, इन्हीं प्रश्नों पर विचार करेंगे। देखिए, एक ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये भी होता है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसका वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ मिलना ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। ये है एक शॉर्टकट की परिभाषा। अगर आपसे कोई पूछे कि आपका ग्लोबलाइजेशन क्या है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था के साथ मिलना ही ग्लोबलाइजेशन है। और अगर ग्लोबलाइजेशन है तो क्या होगा, हमारा ट्रेड होगा, व्यापार होगा एक देश से दूसरे देश के साथ। तो उस देश की वस्तु हमारे पास आएंगी और हम अपनी वस्तुओं को क्या करेंगे, उन देशों के साथ आपका ट्रेड करेंगे, ठीक। इसके बाद है अंतर्देशीय उत्पादन। कुछ आपका देश के इंटरनल भाग में, भारत के आंतरिक क्षेत्रों में कुछ चीजों का उत्पादन किया जाता है, ठीक। कह रहे हैं कि 20वीं शताब्दी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः देश की सीमाओं के अंदर होता था। कि 20वीं सदी ऐसी थी कि जब क्या था, 20वीं सदी में जो उत्पादन था वो कहां होता था, आपका भारत की सीमाओं के भीतर ही होता था, ठीक। इन देशों की सीमा को लांघने वाली वस्तुओं में केवल कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और तैयार उत्पाद ही थे। भारत जैसे उपनिवेश से कच्चा माल एवं खाद्य पदार्थ निर्यात होते थे और तैयार वस्तुओं का आयात होता था। व्यापार ही दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य जरिया था। ये बड़ी कंपनियां, जिन्हें बहुराष्ट्रीय मल्टीपल कहते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं आपका, जिन्हें हम कहते हैं बहुराष्ट्र कंपनियां कहते हैं, ये परिदृश्य पर उभरने से पहले का युग था। और कह रहे जो आप देखते हैं कि आज आपके समय में मल्टीनेशनल कंपनी मिलती हैं, ये उस समय से पहले का युग है। एक बहुराष्ट्र कंपनी का मतलब है जिसका मुख्यालय एक देश में ना होकर अन्य देशों में होता है, या जिसका व्यापार एक देश में ना होकर अन्य देशों में चलता है, हम उसको कहते हैं बहुराष्ट्र कंपनी। क्या कहते हैं, बहुराष्ट्र कंपनी। तो आपको अगर प्रश्न बन जाए कि मल्टीपल कंपनी क्या है, बहुराष्ट्र कंपनी क्या है, आपने सुना होगा ना कि मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है हमारा भाई। तो मल्टीनेशनल कंपनी का ये मतलब है कि वो जो कंपनी है अपने देश के साथ अन्य देश में भी आपका व्यापार करती है और उसके वहां कार्यालय है। तो ये मतलब है मल्टीनेशनल कंपनी का, ठीक। अब देखिए, जो एक या उससे अधिक देशों के साथ उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है, बहुराष्ट्र कंपनी, क्या कह रहे हैं कि बहुराष्ट्र कंपनी है।
जो एक सारे देशों पर नियंत्रण का क्या करती है, उनका अपना जो है पूरा नियंत्रण इसमें रखती है। बहुराष्ट्र कंपनियां उन प्रदेश के कार्यालय तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती हैं जहां उन्हें सस्ता श्रम और अन्य संसाधन मिल जाता है। और ये चीजें कहां होती हैं? जहां उनको सस्ता श्रम मिले, ठीक, उत्पादन मिले, ठीक, इन सारी चीजों पर होता है। उत्पादन लागत में कमी करने, अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनी ऐसा करती हैं और निम्न उदाहरण पर हम लोग आपका विचार करते हैं। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा उत्पादन का विस्तार। क्या आपकी नजर में मल्टीनेशनल कंपनी है क्या, और कैसे वो विस्तार करती है, इन सबको आपका देखेंगे। ठीक, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने द्वारा उत्पादन का विस्तार कैसे करती है, देखिए एक एग्जांपल दिखाया गया है। औद्योगिकरण युग औद्योगिक उपकरण बनाने वाली एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसंधान केंद्र में अपने उत्पाद को डिजाइन तैयार करती है। क्या करती है कि जो उनका डिजाइन है वो आपका तैयार करती है। ठीक, उसके पुर्जे चीन में निर्मित होते हैं। अब कह रहे हैं जो उसके पार्ट बनते हैं वो कहां बनते हैं, आपका चाइना में निर्मित होते हैं। फिर उन्हें जहाज में लादकर मैक्सिको और पूर्वी यूरोप में लाया जाता है। कहां लाया जाता है? पूर्वी यूरोप में आपका लाया जाता है, जहां उपकरण के पुर्जों को जोड़ा जाता है और उत्पादन को विश्व स्तर पर बेचा जाता है। अब देखिए मैक्सिको लाया और पूर्वी यूरोप में वहां ले जाते हैं, वहां इनको क्या करते हैं, उन पुर्जों से ऐड कर मशीन बनाते हैं, फिर उनको क्या करते हैं पूरे विश्व भर में बेचते हैं। यानी कि बन कहीं रहा है सामान, असेंबलिंग कहीं हो रहा है और उनको बेचा कैसे जा रहा है, कहीं और जा रहा है। और क्या है, इस बीच कंपनी के ग्राहक सेवा संबंधी भारत में कॉल सेंटर के माध्यम से संचालन होता है। और आपको प्रोडक्ट से संबंधित कोई भी गतिविधि है, कोई भी आपको जानकारी चाहिए, कोई भी आपको पूछताछ करनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको कॉल सेंटर कॉल करना होगा। और वो कॉल सेंटर कहाँ स्थित है? भारत में। तो यानी कि आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि पुर्जे कहाँ बने? चीन में, इकट्ठे कहाँ हुए? मैक्सिको में, और पूर्वी यूरोप में, पूरे विश्व में वो बिके और भारत में उसका कॉल सेंटर है। तो ये है मल्टीपल कंपनी का एक बेस्ट एग्जांपल जो आपको समझा सकता है और आपको बता सकता है कि मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है। ठीक, इस उदाहरण में बहुराष्ट्रीय कंपनी केवल वैश्विक स्तर पर ही अपना तैयार उत्पाद नहीं बेच रही है, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वस्तुओं और सेवा का उत्पादन वैश्विक स्तर पर है। वस्तुओं और सेवा का उत्पादन क्या है? वैश्विक स्तर पर कर पा रही है। परिमाणतः उत्पादन प्रक्रिया क्रम से जटिल ढंग से संगठित है। कैसी है? बहुत जटिल ढंग से संगठित है। उत्पादन क्रिया छोटे भाग में विभाजित है और विश्व भर में फैली हुई है। ऊपर दिए गए उदाहरणों में चीन एक विनिर्माण केंद्र होने का लाभ प्रदान करता है। मैक्सिको और पूर्वी अमेरिका, यूरोप बाजारों में अपनी निकटता कारण लाभप्रद है। और कैसा कर रहे हैं वो? आपका लाभ कमा रहे हैं। भारत में अत्यंत कुशल इंजीनियर उपलब्ध हैं जो उत्पादन के तकनीकी पक्षों को समझते हैं। यह अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षित युवक भी हैं जो ग्राहक को देखभाल सेवा उपलब्ध कराते हैं। ये सभी चीजें बहुराष्ट्रीय कंपनी की लागत का भाग हैं। 50 से 60% हिस्सा बचत कर पाती हैं। अतः वस्तुओं की सीमा पर बहुराष्ट्रीय कंपनी प्रक्रिया में असीमित लाभ हो सकते हैं। तो ये है आपकी मल्टीनेशनल कंपनी के काम। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाए। देखिए, विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना। सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनी उस स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती हैं जो बाजार के नजदीक हो, जहां कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रमिक उपलब्ध हों, जहां उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकारी
नीति पर भी आपका नजर रखती है। कैसे करती है? जो आपकी सरकारी नीतियां हैं उन पर भी आपका नजर रखती है, जो उन हितों को देखभाल करती है। आप बाद में इस अध्याय में सरकारी नीतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? सरकारी नीतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इन परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के बाद ही बहुराष्ट्रीय कंपनी उत्पादन के लिए कार्यालय और कारखानों की स्थापना करती है। परिसंपत्ति जैसे भूमि, भवन, मशीन, अन्य उपकरण की खरीद में व्यय की गई मुद्रा में निवेश करते हैं, कि जो उनकी मुद्रा है उनमें निवेश करते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। अगर कोई मल्टीपल कंपनी आपका किसी देश में आके निवेश करती है तो उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। आपने एफडीआई का नाम सुना होगा। इसका नाम सुना होगा एफडीआई का, कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है। ठीक, कोई भी निवेश इस आशा से किया जाता है कि परिसंपत्ति अर्जित लाभ करेगी। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो बेसिकली उसका क्या उम्मीद है कि हमको क्या होगा? प्रॉफिटेबल होगा। क्या मिलेगा हमको? आपका इसमें लाभ मिलेगा। कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनी इन देशों की स्थानीय कंपनी के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं। और बात बार क्या होता है कि मल्टीनेशनल कंपनी जो है किसी लोकल कंपनी के साथ अपना ज्वाइंट वेंचर करेगी और उस ज्वाइंट वेंचर के साथ अपना प्रोडक्शन करती है। एग्जांपल देखिए, हीरो होंडा। तो होंडा कंपनी कहाँ की थी? भारत की थी। हीरो कहाँ की थी? भारत की थी। तो भारत की कंपनी क्या बनाती थी? आपका साइकिल बनाती थी। तो हीरो होंडा का ज्वाइंट वेंचर हुआ। फिर एक कार जिसका बाइक आई, जिसका नाम था हीरो होंडा स्प्लेंडर, बड़ी फेमस चली। हीरो होंडा डॉन, सीडी डॉन, डिलक्स, तो ये सब गाड़ियां थी। तो कभी कभी मल्टीनेशनल कंपनियां किसी लोकल कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर कर क्या करती हैं? अपना प्रोडक्शन करती हैं। संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनी को दोहरा लाभ होता है। पहला, बहुराष्ट्रीय कंपनी अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्राप्त करती है, जैसा कि तीव्र उत्पादन के लिए मशीन खोदने के लिए। दूसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनी उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपने साथ लेती है और कह रहे हैं जो आपकी नई टेक्नोलॉजी है उसको अपना साथ रखती है। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनी के निवेश का सबसे आम सस्ता स्थानीय कंपनी को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना है। कह रहे मल्टीनेशनल कंपनी का जो आम रूप पता क्या है? वो क्या करती है? यहाँ की लोकल कंपनी को खरीद लेती हैं, उसमें फिर अपना प्रोडक्शन करती हैं, फिर उसको बेचते हैं। अपार संपदा वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी यह आसानी से कर सकती है। उदाहरण के लिए एक बहुत बड़ी अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी कारगिल फूड ने फास्ट फूड जैसी एक भारतीय छोटी कंपनी को खरीद लिया। परक फूड ने भारत के विभिन्न भागों में एक बड़ा विपणन यानी कि मार्केट आपका तंत्र था, उसका एक बहुत बड़ा सिस्टम था जहां उसके ब्रांड काफी प्रसिद्ध थे। आपके परक फूड के 4 तेल शोधक केंद्र भी थे, यानी कि 4 उसकी रिफाइनरी थी जहां वो आपका तेल फिल्टर करते थे। अब कारगिल का नियंत्रण हो गया। अब कारगिल 50 लाख पैकेट प्रतिदिन निर्माण क्षमता के साथ कार्य करती है और भारत की क्या हो गया? तेल उत्पादक कंपनी की सबसे बड़ी आपको उत्पादक कंपनी हो गई। वास्तव में कोई शीर्ष स्थल बहुराष्ट्रीय कंपनी की संपत्ति विकासशील देशों की सरकार के संपूर्ण बजट से भी अधिक होती है। और कह रहे हैं बाजी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी ऐसी होती कि सरकार का इतना बजट नहीं होता पूरे साल का जितनी कि आपका मल्टीनेशनल कंपनी के पास अपनी वर्थ होती है। तो इसलिए कभी कभी खतरा भी रहता है कहीं ऐसा ना हो जाए ये कंपनी आके किसी देश में आपका कब्जा भी कर ले। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कल हम इसका पूरा शॉर्ट नोट रूप में तैयार कर लेंगे। धन्यवाद।